नमस्कार, मैं आलोक कुमार दुबे टीएसयू एनयूएलएम से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस ट्रेडिंग सेशन में हम डे एनयूएलएम और पीएमएफएमई स्कीम के कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह डे एनयूएलएम के बेनिफिशियरी जो कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं वो पीएमएफएमई स्कीम का लाभ ले सकते हैं। यह जानकारी देना काफी आवश्यक है कि पीएमएफएमई स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अभिन्न अंग है और ये स्कीम उन सारे एसएचजी के मेंबर्स जो कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम करती है तथा यह आशा करती है कि इस स्कीम से जुड़ने के बाद उनका बिजनेस और उनकी जीवन शैली और बेहतर हो सकती है। अतः आज का यह सेशन आप सबों के लिए काफी आवश्यक होने वाला है। यह जानते हुए कि डे एनयूएलएम के अंतर्गत अर्बन एसएचजीज के मेंबर पहले से ही फूड प्रोसेसिंग में जुड़े हुए हैं, डे एनयूएलएम स्कीम ने पीएमएफएमई स्कीम के साथ कन्वर्जेंस स्थापित किया है ताकि हमारे सदस्यों को, हमारे अंतर्गत आने वाले उन एसएचजी के मेंबर्स को इस स्कीम का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके। इसके लिए दोनों मंत्रालयों के सचिवों ने ज्वाइंट एडवाइजरी रिलीज की हैं और वो सारे राज्यों को 21 जून को भेजा गया हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस स्कीम का उद्देश्य अर्बन एसएचजी के मेंबर जो कि फूड प्रोसेसिंग में संलग्न हैं, उनके बिजनेस को और भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और उसको धीरे धीरे छोटे से बड़े स्तर पर ले जाने हेतु प्रयास करना है। इसके तहत जो सीड कैपिटल का प्रावधान है और उसके लिए भी हम लोगों ने विशेष रूप से इस मंत्रालय जो है पीएफएमई स्कीम के साथ में समन्वय स्थापित किया है। इस स्कीम के विभिन्न प्रावधानों को विस्तृत रूप से उल्लेख करते हुए एक एसओपी बनाई गई है और वो एसओपी भी सभी राज्यों के साथ 16 सितंबर 2021 को साझा की गई है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारा कन्वर्जेंस है पीएमएफएमई स्कीम के साथ वो मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स के अंतर्गत है और वो है सीड कैपिटल सपोर्ट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी और तीसरा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट्स जो आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहले जो समूह के लिए जिसके अंतर्गत जो एसएचजी के मेंबर्स आते हैं उनके लिए सीड कैपिटल का प्रावधान है। तो यह सीड कैपिटल का प्रावधान 40,000 रुपए प्रति एसएचजी मेंबर्स के लिए है। साथ ही साथ एसएचजी के मेंबर्स के लिए क्रेडिट लिंक ग्रांट भी है जिसके अंतर्गत 35% का कैपिटल ग्रांट प्रदान किया जाता है। अगर व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कर रहा हो तो उसके लिए भी इस स्कीम के अंतर्गत 35% के हिसाब से कैपिटल ग्रांट है और उसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनानी होती है उसके लिए भी मंत्रालय 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। तो ये जो क्रेडिट लिंक ग्रांट है वो समूह के लिए उपलब्ध है या इंडिविजुअल लेवल पे भी कोई अगर फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कर रहा हो तो उसके लिए भी यह राशि उपलब्ध है। तीसरी जो इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसके तहत क्रेडिट लिंक ग्रांट 35% के हिसाब से प्रदान की जाती है और ये जो है सपोर्ट जो है कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर्स, लेबोरेटरीज, इंक्यूबेशन सेंटर, वेयर हाउसेज, इन सारे के लिए ली जा सकती है। जो भी सरकार की एजेंसियां हैं और उनको कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 100% की फंडिंग सपोर्ट गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही साथ इस स्कीम में मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का भी सपोर्ट है और कैपेसिटी बिल्डिंग और हैंड होल्डिंग के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। यह कैपेसिटी बिल्डिंग और हैंड होल्डिंग 2 स्तर पर है। एक वह सारे लोग
वैसे सारे मेंबर्स इंडिविजुअल या एसएचजी के मेंबर्स जो भी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको एक जेनरिक रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ साथ जो लोग इसके अंतर्गत सीड कैपिटल या क्रेडिट लिंक ग्रांट किसी का भी लाभार्थी हैं, तो उनको फिर उनके कार्य क्षेत्र में स्पेसिफिक टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक तरह से एक काफी अच्छी डिजाइंड स्कीम है, और इसमें पूंजी के साथ साथ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारे पहलुओं का पर जो है ध्यान रखा गया है। फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारा DNULM का इस स्कीम के साथ कन्वर्जेंस है, जो कि काफी अभी शुरुआती दौर में है, तो हम लोग अभी जो है पूरी तरह से सीड कैपिटल पे ही फोकस कर रहे हैं। तो आगे के जो स्लाइड्स होंगे या आगे के जो इस सेशंस में हम लोग मुख्यतः सीड कैपिटल पे ही अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, और अन्य जो इनकी सुविधाएं हैं जो इस स्कीम की, वो अभी तत्काल प्रभाव में वो डायरेक्टली पीएमएफएमई के पोर्टल से जाकर या इस मंत्रालय के जो स्टेट नोडल एजेंसी जो या डिस्ट्रिक्ट नोडल एजेंसी हैं, उनसे आप उन सारे जो लाभों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी पीएमएफएमई का जो DNULM के साथ कन्वर्जेंस है, उसके अंतर्गत हम लोग अभी सीड कैपिटल पे ही कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन के इस शुरुआती स्तर पर हम सबको यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर फूड प्रोसेसिंग से हम क्या समझते हैं। वो कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जो फूड प्रोसेसिंग के दायरे में आती हैं और उनके लिए पीएमएफई का लाभ उपलब्ध है। तो अगर आप इसका डेफिनेशन देखें, जो कि काफी सरल भाषा में लिखी हुई है, तो उन सारी एक्टिविटीज जिसमें कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि हो सकता है अनाज हो सकती हैं, फल हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कंज्यूमेबल फॉर्म में, मतलब जिसे जो है खाद्य के रूप में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम, खाद्य पदार्थ के रूप में, जिसके अंतर्गत उनके का जो सेल्फ लाइफ है, मतलब जो उनके जो खराब होने की या उनके जो बर्बाद होने की अवधि थी वो बढ़ जाती है, और एक किसी तरह का भी जो है बेसिक फॉर्म में भी उनका पैकेजिंग किया जाता है और फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। तो मतलब अगर इस डिफिनीशन को आप समझें, तो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत 3 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। पहला कि उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, रॉ मटेरियल जो है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब किसी तरह की प्रोसेसिंग उसमें होनी चाहिए। ये प्रोसेसिंग सुखाना, पीसना जो हो सकता है, और उसको फ्राई करना, या फिर और किसी भी तरह की प्रोसेसिंग हो सकती है। तो किसी तरह का भी ट्रांसफॉर्मेशन उसमें होना चाहिए, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो प्रोड्यूस बनेगा, जो खाद्य पदार्थ बनेगी जिसको खाया जा सके, उसका जो सेल्फ लाइफ है, मतलब जो पहले जो उनके जो रॉ मटेरियल था उसके तुलना में वो अब ज्यादा दिन तक चल सकती है, तो उनकी जो सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है, और उस जो प्रोडक्ट हुआ उसको किसी तरह का भी जो बेसिक रूप से भी जो है वो पैकेजिंग करते हैं और फिर उसको मार्केटिंग में हम बेचते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस को पूरी तरह से मिलाकर हम उसको फूड प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग में बेसिक रूप से अगर आप देखें तो जो मुख्य पहलू हैं वो है उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ लाइफ का बढ़ना और एक पैकेजिंग का होना। ये 3 चीजें पे हम लोग ध्यान देंगे, जो मोटी तौर पे हम कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें अगर हो रही हैं तो उसको फूड प्रोसेसिंग हम मान सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जो ऐसे कौन से चीजें हैं जो कि हम फूड प्रोसेसिंग नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप एक ध्यान दें तो फूड प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज और जो फूड प्रोसेसिंग जनरल एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज है उसमें बहुत जो है थिन लाइन है, और एक बहुत ही पतला दायरा है, और उसके हिसाब से ही हम इसको डिफाइन करते हैं।
तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जस्ट आपके समझने के लिए कि जैसे कोई जो है जो सिंपल से जो चावल है, दाल है, गेहूं है, पीस के और उसको तुरंत बेचना, वो फूड प्रोसेसिंग नहीं आएगा। तो फूड प्रोसेसिंग किसे कहेंगे? अगर उसी पीसे हुए चावल दाल के पाउडर से अगर किसी तरह का भी कोई बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड्स या कुछ किसी तरह के बिस्किट या कोई और जो नमकीन या किसी तरह का भी प्रोडक्ट अगर बनाया जाए और उसको फिर पैकिंग करके उसको मार्केट में बेचा जाए तो वो आएगा। तो सिर्फ उस पाउडर के फॉर्म में उस सीरियल को पीसना ही फूड प्रोसेसिंग नहीं होगा, लेकिन उसमें और वैल्यू एडिशन करने की आवश्यकता होगी। तो वैसे एक्टिविटी जो इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा होगा और एसएचजी के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तभी उसको हम फूड प्रोसेसिंग मान पाएंगे। उसी तरह से अगर कोई सिंपल से लूज जो है दूध दही बेच रहा है तो वो भी फूड प्रोसेसिंग नहीं कहा जाएगा। अगर उसी दूध दही को वो जो है खोया पनीर घी में करके ट्रांसफॉर्म करके और फिर उसको पैकेट करके बेच रहे हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग के दायरे में आएगा। इसी तरह अन्य एग्जांपल है, जैसे अगर लूज शहद है, अगर वो कोई बेच रहा हो तो वो फूड प्रोसेसिंग नहीं मानी जाएगी, लेकिन उसी को प्रोसेस करके और उसको पैकेट में करके पैकेज करके अगर उसी शहद को बेचा जा रहा तो फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत में आता है। तो इस हिसाब से आप देखें कोई भी रॉ फॉर्म, चाहे वो पोल्ट्री हो जैसे कि है फिश चिकन, डायरेक्ट बेचना वो नहीं आएगा, लेकिन उन्हीं का अगर प्रोसेस्ड करके और पैकेज करके अगर मार्केट में बेचा जाए तो वह फूड प्रोसेसिंग के दायरे के अंतर्गत आ गया। तो इसलिए हमें सावधानी रखनी है और हमारे जो भी जो फंक्शनरीज हैं जो इसका जिसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उनको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि कौन अभी जो है फूड प्रोसेसिंग के दायरे में है और कौन नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जो अभी दायरे में नहीं आ रहे हैं उन्हें हमें जो है छांट देना है या उनको पीएमएफएमई का लाभ नहीं दिलाना है। तो उनके लिए हमें विशेष रूप से जो है कोई कैपेसिटी बिल्डिंग या उनके ओरिएंटेशन का सेशन रखना चाहिए, ताकि हमें उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप जो है थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर लेंगे और थोड़ी सी हल्की पैकेजिंग कर लेंगे, हम लोग पैकेजिंग से कोई बहुत बड़ा अच्छी तरह का पैकेजिंग या ब्रांडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अगर बेसिक रूप से भी ट्रांसपेरेंट थैली में या कपड़े कागज की थैली में उसको पैकेट करके और अच्छे से मार्केट में बेचा जा रहा हो, जिससे उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और वो कंज्यूमर के पास वो प्रोडक्ट जो है सुरक्षित रूप से पहुंच सके, तो वो फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य होना चाहिए न कि इस स्तर पर उन सारे एसएचजीज को डिस्करेज करना और उनके मेंबर्स को पीएमएफएमई के लाभ से वंचित कराना, बल्कि हमारे जो डीएनओएलएम के एसएचजी के मेंबर्स हैं उनको उसकी जानकारी सही रूप से देना कि अगर आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे और थोड़ी सी और वो अपने जो है बिजनेस को बढ़ाएंगे तो आप पीएमएफएमई के दायरे में आ जाएंगे और उनका उसका लाभ आप ले पाएंगे। तो इसलिए जो सभी लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें कि कौन सी वैसे गतिविधि हैं जो फूड प्रोसेसिंग कही जाएगी और कौन नहीं कही जाएगी, ताकि आप जो है इसी के हिसाब से अपने फील्ड फंक्शनरीज को भी ट्रेन करें और साथ साथ आप एसएचजी के मेंबर्स को भी ओरिएंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा एसएचजी मेंबर्स को इस स्कीम का लाभ दिला पाए। सीड कैपिटल के अंतर्गत किसी भी एसएचजी मेंबर्स को कितनी राशि मिल सकती है और उसकी योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी किस तरह निर्धारित करेंगे, वो अब हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सीड कैपिटल के अंतर्गत मैक्सिमम 40,000 रुपए प्रति एसएचजी मेंबर को मिल सकता है, लेकिन इसके यह राशि जो है अधिकतम राशि के हिसाब से निर्धारित की गई है। साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक है कि ये जो सीड कैपिटल की राशि जो है एरिया लेवल फेडरेशन मतलब जो एसएचजी का समूह होता है डीएनयूएलएम के अंतर्गत, उसको एज ए ग्रांट और या रिवॉल्विंग फंड हम कहें तो रिवॉल्विंग फंड के रूप में दी जाती है। लेकिन जब एरिया लेवल फेडरेशन उसे एसएचजी मेंबर्स को देता है तो वह एज ए लोन दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह अधिकतम इंटरेस्ट जो है वो उसका कैप फिक्स किया हुआ है कि जो कि 6% है, 6% पर एनम का रेट है। इससे ज्यादा एरिया लेवल फेडरेशन अपने एसएचजी से चार्ज नहीं कर सकता है।
तो जो सीड कैपिटल का जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज पहलू है जिसकी जानकारी होनी चाहिए वो है एनुअल टर्नओवर का, कि जो इंटरप्राइज है फूड प्रोसेसिंग का उसका एनुअल टर्नओवर कितना है। तो यह ध्यान में रखते हुए कि एसएचजी जो इनफॉर्मल सेगमेंट में है अभी काफी छोटे स्तर पर अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, उनका जो है जो अकाउंटिंग सिस्टम या ऑडिट का उतना स्ट्रांग मैकेनिज्म उनके पास नहीं होगा, तो हमने काफी सिंपल वे में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो हम एनुअल टर्नओवर कहते हैं जो इसके कैलकुलेशन के जो हम उसका जो डिफिनीशन इस्तेमाल करते हैं वो है उस इंटरप्राइज का पिछले एक साल का ग्रॉस सेल्स वैल्यू, मतलब सीधे अर्थों में अगर हम समझें तो पिछले एक साल में उस इंटरप्राइज ने कितने रुपए का सामान बेचा है, जो अमाउंट होगा उसी को हम एज ए एनुअल टर्नओवर के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ये भी आगे आपको हम बताएंगे कि ये जो एनुअल टर्नओवर का जो अमाउंट है ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, एसएचजी के मेंबर्स ही इसको और उसके पदाधिकारी सर्टिफाई करेंगे, और उसके लिए कोई अकाउंटिंग की या कोई सर्टिफिकेशन की या फिर कोई प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता बाहर से नहीं है। तो जो एनुअल टर्नओवर होगा, जो कि फिर मैं बताता हूं, जो उस इंटरप्राइज का पिछले एक साल का मतलब पिछले 12 महीनों का जो ग्रॉस सेल्स वैल्यू होगा, जितने का सामान उन्होंने पिछले 12 महीनों में बेचा होगा, उसी को हम एनुअल टर्नओवर के रूप में मानेंगे, और उस एनुअल टर्नओवर के हिसाब से हम उसके एलिजिबिलिटी सीड कैपिटल का कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला आपको दिख रहा है वो ये है कि एनुअल टर्नओवर का 50% अधिकतम वो वर्किंग कैपिटल के रूप में लिया जा सकता है। मतलब अगर किसी भी इंटरप्राइज का एनुअल टर्नओवर 1 लाख रुपए है तो वो जो है अधिकतम 50,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में ले सकता है, और उसका 40% मतलब मैक्सिमम 40% जो है वह जो है इक्विपमेंट्स, टूल्स, मशीनरीज, कुछ इस तरह की चीजें जो खरीदने के लिए जो है वह ले सकता है। मतलब इस हिसाब से मैक्सिमम 90% एनुअल टर्नओवर का वो सीड कैपिटल के रूप में ले सकता है। लेकिन जो हमारा जो पहला जो कंडीशन है वह अमाउंट जो भी ये दोनों को जोड़ने के बाद जो होगा वह 40,000 प्रति एसएचजी मेंबर से कम ही होना चाहिए। तो 40,000 पर एसएचजी मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस, मतलब पहला कंडीशन कि वो जो है 40,000 पर एसएचजी मेंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, और दूसरा कंडीशन उनके टर्नओवर के बेसिस के जो कैलकुलेशन है वो, और इन दोनों में से जो भी जो राशि होगी जो न्यूनतम होगी वो एनुअल टर्नओवर के रूप में मान्य होगी। तो जो एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट कर लेने के बाद जो भी एलिजिबिलिटी के हिसाब से एप्लीकेशन आएगी, उस एप्लीकेशन को हमारे डे एनुअलम के वेबसाइट में, जो कि स्पेशली सीड कैपिटल के लिए बनाया गया है, हमारे डे एनुअलम एमआईएस के अंतर्गत एक पोर्टल विकसित की गई है, उस पे इसका एप्लीकेशन करना होगा। और वह जो एक काफी सरल भाषा में, मतलब सरल एप्लीकेशन है, काफी मिनिमम बहुत कम जानकारियां उनमें मांगी गई हैं जो कि उनके बिजनेस से रिलेटेड है। तो उन्हीं जानकारियों के साथ उस पोर्टल पे इसको एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है। अब हम साधारण तौर पे यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह जो प्रोसेस फ्लो है सीड कैपिटल का वो किस तरह का है। मतलब कि सीड कैपिटल का असिस्टेंट जो पीएमएफएमई के तहत हमारे डे एनुअलम के बेनिफिशियरी को मिलने वाला है वो किस तरह से उन तक पहुंचेगा। तो एसएचजी का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो एसएचजी लेवल पे ही स्टार्ट होगी, और हम लोगों ने फॉर्म 1 और फॉर्म 2 एक सारे राज्यों को भेजा है। उसी फॉर्मेट में एसएचजी की मीटिंग में उन फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को भरना है, और एसएचजी का रिकमेंडेशन और उनके जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं उनका हस्ताक्षर उस फॉर्म पे लेना है। एक बार जब वो फॉर्म भर जाएगी तब उन मेंबर्स को जो कि फूड प्रोसेसिंग में जुड़े हैं और इस का सीड कैपिटल लेने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें यूएलबी लेवल पे बुलानी होगी, और उस फॉर्म का बेसिक स्क्रूटनी करने के बाद उनका डिजिटाइजेशन हमारे डे एनुअलम के पोर्टल पे उसका किया जाएगा, और साथ साथ फॉर्म 1 और जो फॉर्म 2 होगी उसका भी जो है स्कैन करके उसका भी जो है अपलोड उसमें वो कर दिया जाएगा।
तो जो फॉर्म है एक बार कंप्लीट होने पे यूएलबी लेवल पे उसे स्टेट लेवल पे एसयूएलएम में भेजी जाएगी और वहां पर जो नोडल अधिकारी होंगे उस फॉर्म को स्क्रूटनी करेंगे और जो भी फॉर्म जो है कंप्लीट पाई जाएगी उसे स्टेट के जो है एसएनए जो है स्टेट नोडल एजेंसी है जो कि पीएमएफई मंत्रालय द्वारा नियुक्त है, उनको फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सारा जो फॉरवर्डिंग है यूएलबी लेवल के बाद सारा डिजिटल एप्लीकेशन के तहत ही जाएगी। तो उसके जो यूएलबी के बाद कोई भी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन या कोई भी रिकमेंडेशन या लेटर हार्ड कॉपी में भेजना नहीं है। एसयूएलएम लेवल पे भी उन फॉर्म्स को डिजिटली अप्रूव करना है और साथ साथ उसका जो एक समरी शीट निकालकर उस पे भी जो है नोडल अधिकारी जो मिशन डायरेक्टर हैं आपके, उनके हस्ताक्षर लेने के बाद उसे भी उसी पोर्टल में फिर से अपलोड कर देना है और वो जो है एप्लीकेशन एसएनए को फॉरवर्ड कर देना है अपने रिकमेंडेशंस के साथ। तो जब एसयूएलएम वह एप्लीकेशन रिकमेंड करके स्टेट नोडल एजेंसी पीएमएफएमई की को भेजता है तो वो उन सारे एप्लीकेशंस को स्क्रूटनी करती हैं और जो भी योग्य एप्लीकेशन पाए जाते हैं जिसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है और जो स्टेट नोडल एजेंसी जो है वो संतुष्ट है तो उन एप्लीकेशंस को अप्रूव करती हैं। और कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिनमें कुछ और जानकारी होनी चाहिए या कुछ उनको जो संदेह हो, इस तरह के सारे एप्लीकेशंस को वो वापस इस एसयूएलएम को भेज देते हैं। तो जितने भी एप्लीकेशन स्टेट नोडल एजेंसी पीएमएफएमई के हैं जिन्होंने अप्रूव किया है उसके हिसाब से उतना जो राशि है वो स्टेट एसयूएलएम को जो हमारे जो है एनयूएलएम के जो स्टेट में जो विंग है स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन को उतना अमाउंट वो ट्रांसफर करते हैं और स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन वो राशि जहां से भी ये फॉर्म आई है जिन एएलएफ के थ्रू आई है उस एएलएफ के अकाउंट में वो राशि वो देती है। तो अगर एक एएलएफ के तहत में 3 एसएचजी ने अप्लाई किया था और उसकी राशि 2 लाख की है और वो 2 लाख अगर अप्रूव हो गई है एसएनए के द्वारा तो उस एएलएफ के अकाउंट में 2 लाख रुपए दी जाएगी और फिर वह एएलएफ जो है उन कंसर्न जो एसएचजी के मेंबर्स होंगे इंटरप्राइज होगा उनके एक बैंक अकाउंट में वो राशि उनको भेज देंगे। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि जो एसयूएलएम से जो राशि जो फाइनली एएलएफ को जाती है एरिया लेवल फेडरेशन को जाती है वो एज ए ग्रांट के रूप में रहती है और वो उनके जो है एक लॉन्ग टर्म जो है कैपिटल के रूप में काम करेगी। लेकिन जब एएलएफ जो है एरिया लेवल फेडरेशन जब एसएचजी को देगी तो वह लोन के रूप में देगी और जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया था उसका जो अधिकतम इंटरेस्ट राशि जो ब्याज दर है वो 6% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो बेसिक रूप से जो रिपेमेंट शेड्यूल है या कितना इंटरेस्ट रखना है ये सारी चीजें स्टेट को फिक्स करनी है, निर्धारित करनी है और उसके हिसाब से यूएलबीज को इन्फॉर्म करना है। जब एक बार जो एएलएफ ने जो अगर इंटरप्राइज को जो पैसा दे दिया तो फिर वो इंटरप्राइज जिस तरह से उसने एप्लीकेशन डाला था वर्किंग कैपिटल के लिए या मशीनरी और टूल्स के लिए उसके अंतर्गत उस राशि को खर्च करेंगे और अपने रिपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से वो अपने एएलएफ को वो राशि इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। सीड कैपिटल एप्लीकेशन के लिए विभिन्न स्तरों पर जो फंक्शंस निर्धारित है उसकी अब हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो एसएचजी के लेवल पे समूह को यह रेजुलेशन पास करना होता है कि जो भी मेंबर्स हमारे फूड प्रोसेसिंग में हैं उन सब मेंबर्स का नाम उल्लेख करते हुए कि उनको हम फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत सीड कैपिटल की राशि के लिए जो है नामांकित करते हैं। साथ ही साथ उनका जो एनुअल टर्नओवर है उसको भी सत्यापित करना चाहिए ग्रुप मेंबर्स के द्वारा और उनके जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं उसका जो रेजोल्यूशन है फॉर्म 1 में उसमें भी उसको सत्यापित करेंगे। तो ये एसएचजी के लेवल पे है। साथ साथ फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में जो जानकारी दी गई है वो भी एसएचजी के लेवल पे भरी जाएंगी और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं या रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन हुए या जहां पर भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं वो एसएचजीज की मदद करेंगे फॉर्म 1 और 2 भरने में। और ये फॉर्म भरने के बाद उसे जो है वो कंसर्न जो एसएचजी मेंबर्स हैं वो उसे लेकर यूएलबी में आएंगे और यूएलबी लेवल पे तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो भी एसएचजी
फूड प्रोसेसिंग के लिए आ रही हैं, आगे आ रही हैं और वो सीड कैपिटल के लिए एप्लीकेशन करना चाहती हैं, वो अपने एरिया लेवल फेडरेशन से जुड़ी होनी चाहिए। अगर कोई भी एसएचजी जो एरिया लेवल फेडरेशन से जुड़ी नहीं है, वो अभी इस के गाइडलाइन के अंतर्गत एप्लीकेशन नहीं कर सकती हैं। तो उन्हें उससे पहले अपने एरिया लेवल फेडरेशन में जुड़ा होना आवश्यक है। उसके बाद ये भी देखना जरूरी है कि जो भी एसएचजी के डेटाबेस है हमारे एनयूएलएम में है, उनमें उन मेंबर्स के डिटेल्स, नाम, आधार, मोबाइल नंबर, ये सब जो है पूरी तरह से मेंशन है, क्योंकि जो पीएमएफएम का पोर्टल है वो एनयूएलएम के ऊपर ही आधारित है और ये जो डिटेल्स हैं वो वहीं से लेता है। तो ये दो चीजें एक बार कंफर्म होने के बाद यूएलबी लेवल पे उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाएगा और उस एप्लीकेशन को फिर जो है एसयूएलएम लेवल पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो जो एसयूएलएम लेवल पे जो नोडल ऑफिसर नॉमिनेट होंगे और वो उन एप्लीकेशंस को स्क्रूटनी करेंगे और फिर उसको जो है जो सही पाए जाने पे और कंप्लीट एप्लीकेशन होने पे उसे जो है स्टेट नोडल एजेंसी पीएफएमएमई के उसको फॉरवर्ड करेंगे। साथ ही साथ एसयूएलएम लेवल पे एक बार एप्लीकेशन डिजिटली रिकमेंड करने के बाद उसका समरी सीट का प्रिंट आउट लेना चाहिए और जो उनके मिशन डायरेक्टर हैं, जो नोडल एजेंसी ऑफिसर हैं अपॉइंटेड एसयूएलएम के, वो उस पे साइन करेंगे और साथ साथ उसका भी इस जो समरी सीट है उसका भी स्कैन कॉपी करके उसे भी पीएमएफएमई के जो पोर्टल है आपके एनयूएलएम के अंतर्गत उसमें अपलोड करना चाहिए। तो वो फिर उसके बाद एसएनए को जाएगा और एसएनए के जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होंगे उनको वो उसको देखेंगे और जो भी उपयुक्त एप्लीकेशंस होंगे उसको अप्रूव करेंगे। बार बार हमने जो फॉर्म 1 और 2 की चर्चा करी, अब हम उस फॉर्म 1 और 2 के बारे में देखेंगे। तो मुख्यतः जो फॉर्म 1 है, जो एसएचजी का बेसिक डिटेल्स जिसमें भरा जाना है और डिक्लेरेशन उसमें है, वो फॉर्म जो है 3 प्रकार के हैं। तो जो भी उपयुक्त फॉर्म होगा वो इन तीनों में से उसे चयनित करके वो फॉर्म भरना है। तो मैं ब्रीफली बताऊंगा कि ये 3 फॉर्म कौन कौन से हैं। तो पहला फॉर्म हमारे जो है बाएं साइड में आप देख रहे हैं, तो वो जो है बेसिकली इंडिविजुअल एसएचजी मेंबर के लिए है। तो ये कब उपयुक्त होगा? जब किसी भी एसएचजी का एक सिंगल मेंबर होगा और वो फूड प्रोसेसिंग में जुड़ा हुआ है और वो अप्लाई करना चाहता है, तो उस केस में इंडिविजुअल का जो ये फॉर्म है, सिंगल जो एसएचजी मेंबर है उसके लिए यह उपयुक्त होगा। तो फॉर्म 1 का जो बाईं तरफ का जो फॉर्म है वो सिंगल मेंबर्स के केस में उसको भरा जाना चाहिए। जो बीच का फॉर्म है वो उस केस में यूज होगा जब एक ही एसएचजी के एक से ज्यादा सदस्य इस सीड कैपिटल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब एक से ज्यादा सदस्य करेंगे लेकिन वो सारे उसी एसएचजी के मेंबर होंगे, तो बीच का फॉर्म जो है ग्रुप एप्लीकेशन का भरा जाना है। और एक्टिविटी ग्रुप का जो दाईं साइड का आपका फॉर्म जो देख रहे हैं वो तब एप्लीकेबल होगा जब एक ही एलएफ से जुड़े हुए 2-3-4 एसएचजी होंगे और उन सब 2-3 एसएचजी के 1-2 मेंबर्स आपस में आकर एक एक्टिविटी ग्रुप का निर्माण करेंगे और वो एक्टिविटी ग्रुप फूड प्रोसेसिंग का काम कर रही होगी। फिर से मैं दोहराता हूं, एक ही एलएफ से जुड़े विभिन्न एसएचजी हो सकते हैं और उनसे विभिन्न एसएचजी के कुछ मेंबर्स आपस में मिलकर एक्टिविटी ग्रुप का निर्माण करते हैं और उस एक्टिविटी के ग्रुप के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग का जो व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हो, उस केस में ये दाईं साइड का एक्टिविटी ग्रुप वाला फॉर्म करना है। तो इन तीनों फॉर्म में से जो भी उपयुक्त है एक फॉर्म ही भरना है। तो अगर एक एसएचजी का एक सिंगल मेंबर कर रहा है तो इंडिविजुअल वाला फॉर्म जो बाईं तरफ का है, बीच में जब एक ही एसएचजी के एक से ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो बीच का फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल होगा। और अगर एक ही एएलएफ के जुड़े 2-3 एसएचजी के 1-2 सदस्य या एक्टिविटी ग्रुप क्रिएट करके बनाकर आपस में कोई फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं तो ये दाईं तरफ का फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये चयनित कर लेना है कि कौन सा फॉर्म 1 का कौन सा फॉर्मेट है इन तीनों में से उस केस के लिए, उस पर्टिकुलर जो भी एसएचजी के होंगे उनके लिए वो उपयुक्त होगा। फॉर्म 1 भरने के बाद हम फॉर्म 2 की चर्चा करते हैं। तो फॉर्म 2 बेसिकली जो इंटरप्राइज के डिटेल्स की बात करता है, इंटरप्राइज के बेसिक डिटेल्स इसमें मांगे गए हैं
और ये फॉर्म 2 सबके लिए कॉमन है। मतलब फॉर्म 1 में के जो हमने बताए थे, जो 3 प्रकार है, इंडिविजुअल है, ग्रुप है और एक्टिविटी ग्रुप है, उन तीनों में से कोई भी फॉर्म 1 जो भरा गया हो उसके लिए फॉर्म 2 का सिंगल फॉर्मेट है और ये सबके लिए एक सिंगल फॉर्मेट है। लेकिन ये ध्यान में देना है कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 दोनों भरे जाने चाहिए। तो जो फॉर्म 2 है वो सबके लिए कॉमन है और उसमें मुख्यतः जो है बेसिक रूप से इंटरप्राइज कब स्टार्ट हुई थी, इंटरप्राइज में कितने लोग संलग्न हैं, इंटरप्राइज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आती है या नहीं। तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आवश्यक नहीं है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो भी एसएचजी प्रोड्यूस कर रही हो आना है तभी सीड कैपिटल मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी जानकारी जरूर देनी है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत वो जो एसएचजी प्रोड्यूस कर रही है वो आता है या नहीं। तो ये जस्ट जानकारी के लिए मेंशन करना है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि एसएचजी के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं वह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत है। और जो लिस्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट है वो आप पीएमएफएमई के वेबसाइट से देख सकते हैं और हम लोगों ने भी सबको सर्कुलेट किया हुआ है। तो वो उसकी जानकारी देनी है कि अगर है कि नहीं है। उसी तरह उसके बाद जो है आपके अदर डिटेल्स देने हैं, एनुअल टर्नओवर का देना है, फिर उसी के हिसाब से फिर आपको बताना है कि क्या एफएसएसआई का लाइसेंस ऑलरेडी उपलब्ध है या नहीं। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि एफएसएसआई का लाइसेंस होना मैंडेटरी अभी नहीं है इस स्तर पर। बिना एफएसएसआई लाइसेंस के भी आप अप्लाई कर सकते हैं और वो सीड कैपिटल का जो असिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन भविष्य के लिए उनको जब बिजनेस उनका जो ग्रो होगा और जो वो धीरे धीरे फॉर्मल सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे और वो जो बड़ा होगा तो एफएसआई की लाइसेंस जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये जानकारी अभी ले जा रही है ताकि बाद में पीएमएफएमई की जो टीम है उनके सहायता से उन सारे लोगों जिनका अभी एफएसएसआई के लाइसेंस उपलब्ध नहीं है उनको लाइसेंस प्रदान कराया जा सके। तो इसके लिए मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीएमएफएमई का जो है एफएसएसआई के साथ एमओयू साइन है और उस एमओयू के तहत जो भी पीएमएफएमई के बेनिफिशियरीज हैं जो फूड प्रोसेसिंग संलग्न है उनको आसानी से लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो इसलिए जस्ट अभी हम जानकारी इसकी जो इस फॉर्म में ले रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानकारी ले रहे हैं कि उनका जीएसटी नंबर है कि नहीं। अगर है तो उनको यस कहना है और वो नंबर देना है, अगर नहीं है तो वो भी मैंडेटरी नहीं है। साथ साथ कोई भी ऑनगोइंग लोन है, मतलब कभी उन्होंने कोई इंटरप्राइज ने कोई लोन लिया हो और वो उसकी किस्त अभी भी चल रही हो तो उसकी जानकारी देनी है। और फिर जो है आपका टर्नओवर कितना है और टर्नओवर के बेसिस पे जो वर्किंग कैपिटल और उनका जो लोन है इसके लिए मशीनरी के लिए वो कितना लेना चाहते हैं उसकी जानकारी देनी है। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि टर्नओवर का जो है 50%, 50% मैक्सिमम वो वर्किंग कैपिटल के रूप में ले सकते हैं और 40% मैक्सिमम जो है वो है मशीनरी और टूल्स के परचेज के लिए ले सकते हैं। लेकिन जो अपर लिमिट है वो है 40,000 पर एसएचजी मेंबर को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये करके और साथ साथ अंत में आपको जो है वो इंटरप्राइज जहां काम करती है उनके मशीनरीज के साथ या काम करते हुए माहौल के साथ एक फोटो लेनी है और वो फोटो भी जो आप यूएलबी लेवल पे जब उसको डिजिटल एप्लीकेशन करेंगे तो वहां उसको भी लगाना होता है। तो उसको भी जो है आप साथ में रखें और ये फॉर्म साइन करके फॉर्म 1 और 2 कंप्लीट करके आपको जो कंसर्न एसएचजी मेंबर्स हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग में संलग्न है और सीड कैपिटल असिस्टेंट लेना चाहते हैं वो यूएलबी में जाएंगे और वहां पर उनका जो अदर डिटेल्स जो है वो लेकर साथ साथ जो है आधार कार्ड लेके जाना है और कौन कौन से जो कार्ड्स हैं वो जो जानकारी लेके जानी है वो हम और आगे में इसकी जानकारी देते हैं। हम लोगों ने बेसिकली जो हमारे जो कन्वर्जेंस के जो गाइडलाइंस हैं और जो हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो बनाए हैं पीएमएफएमई के असिस्टेंस के लिए उसको एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ जो फॉर्म 1 और 2 है उसको किस तरह से भरना है वो अभी तक बताया। अब हम जो इस पार्ट में जो है हमारा प्रेजेंटेशन का वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है उसकी जानकारी से हम इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्री रिक्विजिट जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी एसएचजी फूड प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई करना चाहती है
वो एरिया लेवल फेडरेशन से लिंक है कि नहीं। अगर लिंक है तभी उनका नाम जो है उसके जो लिस्ट है उसमें आएगा। इसलिए आप ये इंश्योर करें कि वो एरिया लेवल फेडरेशन से वो एसएचजी लिंक हो। दूसरा चीज ये देखना है कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनका आधार नंबर डिटेल्स आपके एनयूएलएम वेबसाइट में, मतलब एनयूएलएम के एमआईएस पे ऑलरेडी फील्ड होना चाहिए। क्योंकि जब आप भरेंगे तो उसमें से इंडिविजुअल के केस में उस व्यक्ति का, या जो ग्रुप या एक्टिविटी ग्रुप में है उसमें उन केस में एक जो ग्रुप लीडर जो सिलेक्ट होंगे उनका आधार ऑथेंटिकेशन करना भी होगा। क्योंकि ये जो है ग्रांट मनी जो है असिस्टेंस भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है, पीएमएफएमई की तरफ से, तो उस इसलिए जो है आधार का अनिवार्यता है। और आधार का जो डिटेल्स है वो हमारे एनयूएलएम एमआईएस में अपलोडेड होना चाहिए उन मेंबर्स का। साथ ही साथ ये भी हमें देखना है कि आधार जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक है। क्योंकि अभी हमारे जो सिस्टम है उसमें आधार ओटीपी बेस्ड वैलिडेशन की हम जो सुविधा देते हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्द ही हम लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो आधार जो है मोबाइल से भी लिंक होना चाहिए। और जैसे जब हो जाएगा हमारा ये सुविधा जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, तो मेंबर्स जो है बायोमेट्रिक के थ्रू भी अपना आधार ऑथेंटिकेट कर सकेंगे। साथ ही ये भी देखना आवश्यक है कि जिस कंप्यूटर के तहत द्वारा जो हमारा ये एप्लीकेशन भरा जा रहा है उसमें वेबकैम होना चाहिए, ताकि ऑन स्पॉट जो है वहां पर जो मेंबर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी फोटो ली जा सके। या फिर अगर वो वेबकैम नहीं है तो हम वो फोटो स्कैन फॉर्म में जो है डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसको अपलोड किया जा सके। फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो हमने एसएचजी के लेवल पे जो भरा है, कंप्लीट किया है, उसको भी स्कैन करके उसका भी जो है डिजिटल कॉपी होना चाहिए, ताकि उसको भी ऑनलाइन में अपलोड कर सके। साथ साथ यदि उनके पास एफएसआई के लाइसेंस है तो उसका भी स्कैन कॉपी होना चाहिए, वो भी अपलोड करने की आवश्यकता होती है। अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं दोहरा रहा हूँ। साथ ही अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उनके पास अवेलेबल, तो वो नंबर भी उनके पास रेडली अवेलेबल होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया था कि वो जो इंटरप्राइज है उसका एक फोटो होना चाहिए, और वो भी डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले, ताकि उसको भी हम लोग यूज कर सकें। और अंत में सबको वहां पर जो होना, जो भी मेंबर अप्लाई कर रहे हैं वो वहां पे होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, और उनका जो भी है जो डिटेल्स है वो उसके साथ यूएलबी में जाएं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस वो वहां पर करा सकते हैं। जो हमारा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है बेसिकली, वो हमारे एनयूएलएम एमआईएस के पोर्टल के ऊपर होस्टेड है। इसलिए इसकी जो यूजर आईडी और पासवर्ड है जो यूएलबी लेवल पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एनयूएलएम एमआईएस का, वह सेम यूजर आईडी और पासवर्ड इसमें पीएमएफएमई एप्लीकेशन के लिए भी यूज होता है। तो हमारे यूएलबी लेवल पे कोई अलग यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया है, और जो आपके एग्जिस्टिंग यूजर आईडी पासवर्ड है उसी को यूज करते हुए आप एनयूएलएम वेबसाइट के तहत अंतर्गत जो है लॉगिन कर सकते हैं, और आप पीएमएफएमई का एप्लीकेशन जो है डिजिटल एप्लीकेशन स्टार्ट करने का कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। एक बार जो है एनयूएलएम एमआईएस में लॉगिन करने के बाद आपको ये पीएमएफएमई का टैब देखिएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। पीएमएफएमई टैब को क्लिक करने के बाद आप ये जो है पीएमएफएमई डैशबोर्ड के पेज पे लैंड करते हैं। पीएमएफएमई डैशबोर्ड में आप ये देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपके यूएलबी के कितने एप्लीकेशन भरे हुए हैं, उसमें से कितने एप्लीकेशन जो एसओएलएम को भेजे गए हैं, कितने एसएनए ने अप्रूव करी हैं। तो ये डैशबोर्ड का पेज आपको दिखेगा, और वहीं बाईं तरफ जो है एप्लीकेशंस का एक टैब है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का, अगर आपको नया एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो उस जो एप्लीकेशन फॉर्म के जो टैब को आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म टैब को क्लिक करने के साथ ही ये जो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है, और जो पहला पार्ट जो फॉर्म का है वो आपके सामने में आ जाता है। तो जो सबसे पहला जो चयन करना है वो आपको ये चयन करना है कि ये जो फॉर्म है वो इंडिविजुअल का है या ग्रुप का है या एक्टिविटी ग्रुप का है। जिस तरह से फॉर्म 1 के जो 3 प्रकार थे उसी आधार पे ये भी जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है उसमें भी वही चयन की प्रक्रिया है। फिर से मैं एक बात दोहराता हूं, अगर किसी भी एसएचजी के सिंगल मेंबर अप्लाई कर रहे हैं तो वह इंडिविजुअल का फॉर्म भरेगा।
अगर उसी एसएचजी के एक से ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वह ग्रुप एप्लीकेशन का फॉर्म भरेगा, और एक ही एलएफ के से जुड़े हुए विभिन्न एसएचजी हैं, उनके कुछ मेंबर्स आपस में जुड़ के एक्टिविटी ग्रुप बनाए हैं और वो फूड प्रोसेसिंग में संलग्न है, तो उसको के लिए एक्टिविटी ग्रुप का वो फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आगे के फील्ड्स जो भी कस्टमाइज्ड होकर आपके सामने आएंगे। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे मैंने अगर इंडिविजुअल का फॉर्म सिलेक्ट किया तो मुझे जो है एक इंडिविजुअल एसएचजी का सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया, और उसके अंतर्गत जितने भी एसएचजी के मेंबर्स हैं उनका नाम एसएचजी मेंबर्स के लिस्ट में खुद ब खुद जो है हमारा वो ड्रॉप डाउन में दिख रहा है। और चूंकि मैंने इंडिविजुअल फॉर्म का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर एसएचजी मेंबर में एक मात्र सिंगल मेंबर्स को ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में हम लोग एक ही एसएचजी मेंबर का चयन करते हैं। ग्रुप एंटरप्राइज सिलेक्ट करने के केस में आपको एक एसएचजी सिलेक्ट करने के बाद उसके जो मेंबर्स होंगे उनमें से एक से ज्यादा मेंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, और जो भी बगल में जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें जो भी मेंबर्स कंसर्न हैं जो फूड प्रोसेसिंग में जुड़े हुए हैं उन सबको टिक करना होगा, और उसके बाद उससे आगे आकर उन सारे मेंबर्स में से जिसको आपने चयनित किया है उनमें से एक को एंटरप्राइज के लीडर के रूप में सेलेक्ट करना होगा। तो ग्रुप एंटरप्राइज जब आप सिलेक्ट करेंगे एंटरप्राइज कैटेगरी में, तो उसके बाद फिर आपको जो है मल्टीपल मेंबर्स उसी समूह से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको ऑनलाइन पोर्टल में मिल जाएगा। अगर आपने एक्टिविटी ग्रुप कैटेगरी सिलेक्ट की है एंटरप्राइज कैटेगरी में, तो आपको एक से ज्यादा एसएचजी सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, और उन सारे एसएचजी में से जो भी मेंबर कंसर्न हैं जो भी फूड प्रोसेस से जुड़े हैं उनको ऐड कर सकते हैं आप, और उन सारे मेंबर्स में जो ऐड किए होंगे उनमें से एक जो है एंटरप्राइज के लीडर के रूप में आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये जो है एक्टिविटी ग्रुप का कैटेगरी है। एक्टिविटी ग्रुप मतलब एक ही एलएफ से जुड़े जो डिफरेंट एसएचजी हैं उनमें से जो मेंबर्स आके जो साथ में एक समूह बनाया होगा, एक्टिविटी ग्रुप बनाया होगा, और वो फूड प्रोसेसिंग का काम कर रही है। तो उस केस में ये जो एंटरप्राइज कैटेगरी एक्टिविटी ग्रुप का ऑनलाइन इंटरफेस आपको इस तरह से दिखेगा। एक बार मेंबर्स सेलेक्ट कर लेने के बाद जो भी मेंबर्स होंगे जो आपके इंडिविजुअल केस में जो इंडिविजुअल मेंबर होगा वो, या ग्रुप के केस में जो, या एक्टिविटी ग्रुप के केस में जो आपने ग्रुप लीडर के रूप में जिसे सिलेक्ट किया होगा उसका आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। तो जो भी आपके आधार नंबर होगा, जैसे हमने प्री रिक्विजिट भी बनाया था कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके जो डेटाबेस है एनयूएलएम के एमआईएस के उसमें सारे मेंबर्स के आधार नंबर डले हुए हैं कि नहीं। तो अगर आपने वहां पर डाला हुआ है तो वो जो आधार नंबर है ऑटोमेटिकली ये सिस्टम में यहाँ डिस्प्ले होगा, और आपको ये जो ग्रीन टैब आपको दिख रहा है ऊपर वाला जनरेट ओटीपी उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करते के साथ ही जो भी मोबाइल नंबर होगा आधार के साथ लिंक्ड होगा मेंबर का जिसे आपने सिलेक्ट किया है उसके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, और वो ओटीपी उनके मोबाइल से मांग के आपको यहाँ पर वो नंबर डायल करना है, और फिर आपको जो दूसरा जो ग्रीन टैब है वैलिडेट आधार केवाईसी जो है फॉर ई केवाईसी उसको करना है, बटन को प्रेस करना है। तो इसके साथ ही आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ई केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट होने पे आप ये देख सकेंगे कि वो जो मेंबर का नाम होगा एज पर आधार वो खुद भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होने लगेगा, और साथ साथ ही उसका एड्रेस जो है रजिस्टर्ड एड्रेस आधार में वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो ये इससे आप ये समझ जाए कि आपका ई केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। फिर आपको उस मेंबर का जो इंडिविजुअल है तो उसका, या फिर ग्रुप के केस में या एक्टिविटी ग्रुप के केस में जो एंटरप्राइज की लीडर जो आपने जिसे सिलेक्ट किया है उनका जो फंक्शनल मोबाइल नंबर लेना है। वो सेम नंबर हो सकता है जो आधार से लिंक है, या फिर कोई दूसरा नंबर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, और उस मोबाइल नंबर को भी उसमें नंबर डालने के बाद जो पहला ग्रीन टैब है उसमें जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो एक उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, और वो ओटीपी को यहाँ पर डालकर आपको वैलिडेट ओटीपी करना है, जिससे वो आपका मोबाइल नंबर भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये फंक्शनल मोबाइल नंबर है।
आधार और मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करने के बाद ये जो फोटोग्राफी, जो ऑन स्पॉट फोटोग्राफी का जो आइकन है वेबकैम का, वो इनेबल हो जाएगा और उसके बाद आप उसमें क्लिक करके जो है मेंबर का जो ऑनलाइन फोटो ऑन स्पॉट फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो उसके लिए बाद जो है जैसे ही आप ये वेबकैम का आइकन, पहला आइकन क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगी और उसमें आपको जो फोटो को कैप्चर करने का और अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर किसी वजह से आप अगर वो डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा है तो आप अपने ब्राउजर में चेक कीजिए और उसमें देखिए कि पॉपअप को आप लोग आपने अलाउ कर रखा है कि नहीं। तो जब अगर पॉपअप को आपने डिसेबल किया होगा तो वो डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए आप जो है एक बार अपने ब्राउजर को का सेटिंग चेक करें अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। साथ ही साथ उस जो आप क्लिक करेंगे तो एक सिक्योरिटी मैसेज भी आएगा कि आपका क्या आप इस वेबसाइट के लिए अपना वेबकैम यूज करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कंसेंट देना होगा यस करके। पर सक्सेसफुली फोटो जो अपलोड कर लेने के बाद आपको अपने पेज पे उस मेंबर का जो आपने फोटो क्लिक किया है या ग्रुप का जो फोटो क्लिक किया है वो आपको इस पे दिखना शुरू कर हो जाएगा एप्लीकेशन पेज के ऊपर ही। तब आप समझिए कि आपने सक्सेसफुली जो है फोटो जो है वो कंप्लीट किया है। अगर ये फोटो नहीं दिख रहा है इसका मतलब अभी जो आपका प्रोसेस जो है सक्सेसफुल नहीं है, तो फिर से आपको प्रयास करना चाहिए। जब एक बार फोटो सक्सेसफुली आपको एप्लीकेशन पेज पे दिखने लगे तब फिर जाकर आपको अपलोड ग्रुप रेजोल्यूशन फॉर्म 1 एंड 2 करना है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो फॉर्म आपने एसएचजी के लेवल पे फॉर्म 1 एंड 2 कंप्लीट किया है उसको स्कैन करके पीडीएफ के फॉर्मेट में रख के आपको सेव करना चाहिए। उसको अब यहाँ पर आपको अपलोड करना है और साथ साथ अपलोड करने के बाद आपको जो आधार यूज के लिए कंसेंट जो है वो बॉक्स क्लिक करना है और साथ साथ ये भी कहना ये डिक्लेरेशन क्लिक करना है, मेंबर्स को बताना है कि वो जो पीएमएफएमई का जो ये पैसा आप सीड कैपिटल के रूप में लेंगे वो इसी उद्देश्य से अपने एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए उसका उस पैसे का यूज करेंगे। तो ये समझाने के बाद अगर उनकी सहमति है तो आपको इसको क्लिक करना है बॉक्स को और फिर सबमिट बटन दबाकर आपको ये फर्स्ट पार्ट जो एप्लीकेशन का है वो सबमिट करना है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली फर्स्ट पार्ट सबमिट होगा तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी दिखेगा कि वो जो एप्लीकेशन जो रजिस्टर हुई है ऑनलाइन जो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ये जो है उनका आईडी है और ये आईडी सेम जो आईडी नंबर जो जनरेट हुआ है एप्लीकेशन नंबर वो उस रजिस्टर्ड मोबाइल पे भी एसएमएस के थ्रू भेजा जाएगा। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेंबर्स को नोट करके रखना चाहिए। तो पहला पार्ट कंप्लीट कर लेने के बाद अब आप दूसरी पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट का जो पहला जो चरण है दूसरा फॉर्म का वो है बेसिक इंटरप्राइज का डिटेल्स का मांगते हैं। इसमें जो पहला चीज जो मांगा गया है जो एंटरप्राइज कैटेगरी या वो सारे चीजें ऑटो फिल्ड है क्योंकि वो पिछले पार्ट में हमने भरा हुआ है, तो इसलिए वो जो है अब पहले से भरा हुआ आएगा। आपको जो नए जानकारी हैं जो दिख रहा है इसमें हम लोगों ने हाईलाइट करके जो दिखलाया है जैसे कि इंटरप्राइज का नाम, इंटरप्राइज का एड्रेस, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनके बैंक ब्रांच का नंबर, ये सारी चीजें डालनी है। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल अगर कैटेगरी का फॉर्म अगर आप भर रहे हैं, इंटरप्राइज कैटेगरी इंडिविजुअल है तो उस केस में इंटरप्राइज का बैंक अकाउंट डाल सकते हैं या फिर उसी इंडिविजुअल जो अप्लाई कर रहा है उसका भी बैंक अकाउंट एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैसे ही आप ग्रुप का फॉर्म भरेंगे, ग्रुप इंटरप्राइज कैटेगरी ग्रुप होगी जहां एक ही एसएचजी के मल्टीपल लोग मिलकर कोई फूड बिजनेस फूड प्रोसेसिंग बिजनेस चला रहे हैं या एक्टिविटी ग्रुप का होगा, तो उस केसेस में मैंडेटरीली जो है वो जो आपका इंटरप्राइज का बैंक अकाउंट होना चाहिए। मतलब अगर जो इंटरप्राइज चल रही है उसका बैंक में अपना एक सेपरेट खाता होना चाहिए और वही खाता का नंबर आपको बैंक अकाउंट का नंबर इसमें देना होता है। तो ग्रुप के केस में और एक्टिविटी ग्रुप केस में इंटरप्राइज के नाम पे ही बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। दूसरे पार्ट में इंटरप्राइज की बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी जो कि बेसिकली आपके फॉर्म 2 में ये सारी जानकारियां होंगी। तो उस फॉर्म 2 के बेसिस पे आपको ये पार्ट फिलअप करना है जिसमें पहला चीज आपको बताना है कि जो इंटरप्राइज है वो कब से चल रहा है।
तो यहाँ मैं अब ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो पीएमएफएमई का सीड कैपिटल का एप्लीकेशन है, उसके अंतर्गत जो भी वैसे इंटरप्राइज जो कि कम से कम 1 साल से काम कर रहे हैं वही एलिजिबल है। तो इसमें आप 1 साल से कम का डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 साल के पहले का ही डेट सिलेक्ट होंगे। अगर वो जो इंटरप्राइज है 1 साल से कम का अगर समय से काम कर रहा है, तो वो इस समय में एलिजिबल नहीं है, जब तक कि वो 1 साल मिनिमम कंप्लीट नहीं करता है। तो इंटरप्राइज का डिटेल्स डालना है। उसी तरह अदर फील्ड्स जो भी आपके है कि कितने पर्सन इसमें एंगेज्ड हैं, वो सारे जानकारी देनी है, ओडीओपी है कि नहीं है, वो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म 2 में रेडली अवेलेबल मिलेंगे। तो उस फॉर्म 2 से आपको ये सारे इंफॉर्मेशन डालने हैं। उसी तरह अप्रोक्सीमेट टर्नओवर डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट टर्नओवर जो आप डालेंगे, जो कि आपके फॉर्म 1 का पार्ट है और फॉर्म 2 में भी आपने यूज किया है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली हाईएस्ट एलिजिबिलिटी की कितना उसको एज ए सीड कैपिटल मिल सकता है, और सॉरी वर्किंग कैपिटल के रूप में, और कितना उनको जो है मशीनरी एंड टूल्स के लिए मिल सकता है, वो सिस्टम कैलकुलेट करके वो खुद दिखला देगा। और उसके मैक्सिमम उतना ही अमाउंट आप ले सकते हैं या उससे कम के अमाउंट इसमें डाल सकते हैं। तो ये चीज सिस्टम के द्वारा भी कैलकुलेटेड है, तो उससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट कैटेगरी डालनी है। कम ज्यादा से ज्यादा 2 कैटेगरी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और उसके अंतर्गत जो आने वाली सब कैटेगरी भी आप जो है मैक्सिमम 3 मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो गाइडलाइंस है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं, और एसओपी के साथ भी हमने फूड कैटेगरीज का और सब कैटेगरीज का लिस्ट भेजा है। वो जस्ट एक इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल पर्पस के लिए है। तो अगर कोई भी अगर ऐसे एक्टिविटी अगर फूड का कोई बिजनेस प्रोसेसिंग का कर रहे हो, लेकिन उस एक्टिविटी के हिसाब से जो आपके लिस्ट दी है उससे मैच नहीं होता है, तो आप अदर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास एक नया बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आप अपना खुद का जो है नया जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको टाइप कर सकते हैं। तो वो जो आपको लिस्ट मिली हुई है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल पर्पस के लिए है, मतलब उसमें से आपको देखना है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसी लिस्ट में से ही कोई प्रोडक्ट बने। एक कोई नया भी हो सकता है, जिसके लिए आप अदर कैटेगरी सेलेक्ट करके उसकी जानकारी यहाँ दे सकते हैं। के बाद अन्य जानकारी है, जैसे कि इंटरप्राइज क्या घर से ही रन होता है या फिर और उनका जो है एफएसआई के लाइसेंस है कि नहीं है, इस तरह की जानकारी है जो आपकी फॉर्म 2 में है, वो फिर यहाँ पूछा जा रहा है। तो उस फॉर्म 2 के हिसाब से आपको यहाँ भरना है। फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि एफएसआई का लाइसेंस होना या जीएसटी होना ये मैंडेटरी नहीं है। तो अभी अगर आप कोई सीड कैपिटल का एप्लीकेशन कर रहा है, लेकिन वो एफएसआई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब भी वो एप्लीकेशन कर सकता है, लेकिन इसकी जानकारी देनी है। और अगर वो उसके पास एफएसआई का लाइसेंस है, तो आगे में उसका जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड करना होगा, या जीएसटी का नंबर है उसके पास, तो उसको वो नंबर यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, और उसकी कब तक वैलिडिटी है ये भी जानकारी देनी है। तो अगर है तो यस करना है, और उसके बाद उसके जो कंसर्न अदर जो इन्फॉर्मेशन मांगे जा रहे हैं वो इनेबल होंगे। अगर आपने नो करा है एफएसआई लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस, इन सब में, तो फिर आगे के जो आगे की जानकारी है जो मांगनी है, वो सारे खुद ब खुद डिसेबल हो जाएंगे, आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर उसके बाद आपने, जैसे मैंने बताया था, फॉर्म 2 में आपने जो कोई अगर लोन ले रखा है और वो ऑनगोइंग है, मतलब अभी जो करंट चल रहा है, वैसा जो है वो लोन अगर है तो उसकी जानकारी देनी है, उसका सोर्स का और कितना लोन आपने लिया है जो है उसको जानकारी देनी है। और साथ ही साथ आपको जो है बेसिक रूप से जो इक्विपमेंट के लिए और आपने जो भी लिए हैं, मतलब लोन के सीड कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट आपने फॉर्म में भरा है, उसकी भी यहाँ जानकारी देनी है। तो जैसे मैंने ऊपर में कहा था कि जैसे ही आप टर्नओवर सिलेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम जो एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर मशीन्स एंड टूल्स और एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल खुद सिस्टम आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि मैंने वो 10,000 रुपए ऊपर में डाले थे, और ये इंडिविजुअल केस का एप्लीकेशन है जिसकी हाईएस्ट लिमिट 40,000 होती है, तो उस हिसाब से 10,000 के टर्नओवर के हिसाब से उसने सिस्टम ने दिखला दिया है कि आपको मैक्सिमम 4,000 रुपए जो है एज ए कॉस्ट फॉर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स मिल सकता है, और मैक्सिमम 5,000 रुपए जो 50% होता है टर्नओवर का, वो वर्किंग कैपिटल के रूप में मिल सकता है। तो ये हाईएस्ट अमाउंट है, और इसी अमाउंट के तहत आपको या तो यह पूरा अमाउंट ले सकते हैं या इससे कम। तो आपको फिर चूज करने का ऑप्शन नीचे में दिया है कि आप कितना वर्किंग कैपिटल लेना चाहते हैं और कितना जो है मशीन्स और टूल्स के लिए आप लेना चाहते हैं।
तो आपको यहाँ पर वो आप खुद से भरना है। तो एक बार ये कंप्लीट करके आप जो है आप जैसे ही आपने वर्किंग कैपिटल और जो इक्विपमेंट के लिए आप कितना पैसा लेना चाहती हैं डालेंगे, तो सिस्टम खुद से खुद टोटल फंड रिक्वायरमेंट के लिए वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले करेगा। मैंने बताया था आपने जैसे ही भरा आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर जो आपका मशीन्स एंड टूल्स और वर्किंग कैपिटल, तो सिस्टम ने खुद ब खुद उसके कंप्लीट जो है जो टोटल अमाउंट सीड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करके वो डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में आपने अगर एफएसआई लाइसेंस यस करा होगा कि अगर उस इंटरप्राइज के पास एफएसआई लाइसेंस अवेलेबल है, तो आपको उसका जो स्कैन कॉपी है लाइसेंस का वो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। वो स्कैन कॉपी अपलोड करें और उसके बाद में फिर आपको जो इंटरप्राइज का फोटो आपने लिया होगा, जैसा कि फॉर्म 2 के साथ भी लगा था कि एसएचजी जहां भी ये काम कर रही है फूड प्रोसेसिंग का, उसका एक फोटो लेना है। तो उसका जो स्कैन कॉपी होगा, डिजिटल कॉपी, वो सॉफ्ट कॉपी को यहाँ अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिशन के स्टेज पे आ जाते हैं। और एप्लीकेशन सबमिशन का जो टैब है उसको करने पे आपको जो है ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, फाइनल अप्रूवल, रिजेक्शन एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल। 3 वे में आप इसको अभी डील कर सकते हैं। तो जब आपने अगर फाइनल अप्रूवल का ऑप्शन सिलेक्ट किया है और आप सबमिट करेंगे, तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये साथ ही साथ एसयूएलएम को फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो अगर आपने अपने यूएलबी के नोडल अधिकारी से परमिशन ले ली है और उनका कंसेंट ले लिया है इसको रिकमेंड करने का, तो आप इसको जो है फाइनल अप्रूवल के रूप में सेव करें और सबमिट कर दें, तो साथ ही साथ वो एसयूएलएम को ये एप्लीकेशन चला जाएगा। लेकिन अगर किसी केस में आप एप्लीकेशन आपने भरा है लेकिन अभी आपके जो है यूएलबी के जो पदाधिकारी हैं नोडल, उनसे अभी आपको इसको डिस्कस करना है या कुछ ऐसी जो इसमें जानकारी है जो अभी उपलब्ध नहीं है और इसलिए वो ब्लैंक आप सेव करना चाहते हैं, तो आप जो है इसको पेंडिंग फॉर अप्रूवल करके भी सेव कर सकते हैं। अगर कुछ समय उपरांत या आपको ऐसे बाद में पता चलता है कि कुछ इसमें जो इंफॉर्मेशन से सही नहीं है, या फिर आप ये यूएलबी के अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि नहीं इसका जो एप्लीकेशन आगे एसयूएलएम को फॉरवर्ड नहीं करना है, तो इस केस में आपको जो है उसमें रिजेक्ट करके आप जो है ये एप्लीकेशन को जो है एंड कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया एप्लीकेशन और नोडल अधिकारी का अप्रूवल ले लिया है, तो इसको फाइनल अप्रूव करके सेव करिए और उसको सबमिट करिए। एक बार एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं आपको कुछ और फीचर्स जो आपके जो डैशबोर्ड में पीएमएफबी पोर्टल पे है उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो जैसे अगर आपने किसी भी स्टेज के बाद फॉर्म 1 कंप्लीट होने, मतलब कि अगर आपका एप्लीकेशन आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो गया है और किसी कारण से आपने फॉर्म 2 कंप्लीट नहीं किया है या फॉर्म 2 भी इनकम्प्लीट रूप से आपने सेव कर रखा है, तो वो सारे जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर जो बाई साइड में आपने देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे का जो टैब है अपडेट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, वहां पे आप जाकर उसको फिर से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यूएलबी लेवल कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि एसयूएलएम ने वापस किए हैं या फिर एसएनए ने एसयूएलएम को वापस किया और फिर एसयूएलएम ने फिर से यूएलबी को भेज दिया है, ऐसे अगर कुछ एप्लीकेशन पड़े होंगे तो उनका उस स्टेज के हिसाब से आप जो है उन एप्लीकेशन को देख सकते हैं और उनको फिर से एडिट कर सकते हैं। तो ये जो टैब है व्यू एडिट एप्लीकेशन, उसमें आप जाकर उन एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं और उसमें एडिट कर सकते हैं। इस स्लाइड में आप वही देख सकते हैं कि किस तरह से आप उन जो एप्लीकेशंस आपके यूएलबी पे रिटर्न की गई हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां सर्च कर सकते हैं और फिर फर्दर जाके उनको सर्च करके उसको एडिट करके फिर से वापस भेज सकते हैं। पीएमएफबी में की सीड कैपिटल एप्लीकेशन के लिए एक और सुविधा दी गई है कि ऐसे सदस्य जो कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद भर सकते हैं, वो जो है पहले चरण का जो रजिस्ट्रेशन तक का जिसमें एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है वो खुद भी कर सकते हैं।
अपने घर में, अपने मोबाइल के या अपने लैपटॉप जो भी या कंप्यूटर जो घर में उपलब्ध है उसके थ्रू। तो उस तरह के सदस्यों के लिए एक जो मंत्रालय के जो वेबसाइट है महुआ का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, उसके सिटीजन पोर्टल पर जाकर देखें तो पीएमएफएमई एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का आता है। और उसमें जाने के बाद आप जो है ऑन अपने बेसिक डिटेल्स जो डाल के वो अपना एप्लीकेशन जो सीड कैपिटल के लिए खुद ब खुद रजिस्टर कर सकते हैं। और आपके रजिस्टर जो आपने मोबाइल नंबर आपने दिया होगा उस पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी भी मिल जाएगा। तो जो भी डिजिटली थोड़ा अवेयर एसएचजी मेंबर्स हैं वो खुद ब खुद जाकर सिटीजन पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अदर्स जो कंडीशंस है, जैसे कि उनका एसएचजी एलएफ से लिंक होना चाहिए या उनके आधार नंबर और बेसिक डिटेल्स एनओएलएम-एमआईएस में अपडेटेड होने चाहिए, वो सब कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो जो है इस सिटीजन पोर्टल के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। लेकिन ये एक और सुविधा है जो दी गई है, तो उसके लिए भी आपको अपने एसएचजी मेंबर्स को अवगत कराना चाहिए। एसएचजी पोर्टल के जो एप्लीकेशंस हैं, जो सीड कैपिटल के जो सिटीजन पोर्टल से आएंगे, वो आप यूएलबी लेवल पे आप जो सबसे अंतिम जो बाएं हाथ में जो टैब है सिटीजन एप्लीकेशन अप्रूवल, वहां जाकर देख सकते हैं। वो सारे एप्लीकेशन जो कि सिटीजन पोर्टल से भरे जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट होगा। जो सेकंड पार्ट है, जैसे फॉर्म लेना, उनके जो रेजोल्यूशन अपलोड करना और बाकी के जो डिटेल्स है वो डालना, जो फॉर्म पार्ट 2 एप्लीकेशन है वो यूएलबी पे ही कंप्लीट करना होगा। तो वो जो पार्ट 2 का एप्लीकेशन के लिए जब आएंगे वो, और वो बताएंगे अपना एप्लीकेशन आईडी के साथ कि हमने सिटीजन पोर्टल से अप्लाई किया है, तो यूएलबी लेवल पे आप यहाँ जाकर उन सारे एप्लीकेशन को देख सकते हैं और उनको फर्दर कंप्लीट करके एसयूएलएम में भेज सकते हैं। इसके साथ ही हम अब इस ट्रेडिंग सेशन के अंत में पहुंच गए हैं। अभी तक मैंने आपको जो हमारे जो पीएमएफएमई स्कीम है और उनका जो डीएनयूएलएम के साथ कन्वर्जेंस है, उसकी गाइडलाइंस और जो मुख्य प्रावधान है उसके बारे में बताया, और साथ साथ जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत किस तरह से एप्लीकेशन भरना है, और जो हमारा पीएमएफएमई एप्लीकेशन के जो ऑनलाइन पोर्टल है एनओएलएम-एमआईएस के थ्रू, उसके एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने बताया। तो इनमें से जो बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताई, एसओपी, गाइडलाइंस, इस तरह की सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे एनओएलएम के वेबसाइट पे ऑलरेडी उपलब्ध हैं। तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की वेबसाइट पर जाएंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, गाइडलाइंस और एसओपी और अदर जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके भी लिंक्स यहाँ दिए हुए हैं। साथ ही साथ पीएमएफएमई के का भी एक अपना सेपरेट वेबसाइट है, और पीएमएफएमई के से जुड़े हुए जितने भी जानकारियां हैं उस वेबसाइट पे डाली हुई हैं। और साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी उनके अवेलेबल है, जिसके तहत आप इस स्कीम के बारे में जान सकते हैं, स्कीम में और किस तरह के फीचर्स हैं और किस तरह की जो ट्रेडिंग की सुविधाएं हैं, ये सारी जानकारी उनके वेबसाइट से मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, आप इसको नोट करके रखें और अब खुद से भी जाकर इन वेबसाइट्स के थ्रू और आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं पीएमएफएमई के बारे में, और उनका डीएनयूएलएम से कन्वर्जेंस किस तरह है और किस तरह से हम डीएनयूएलएम के बेनिफिशियरी को इसका बेनिफिट दिला सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स और इन वीडियोस के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन के एंड में मैं अब आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप सबों ने अपना कीमती समय दिया और आपने इस पीएमएफएमई स्कीम के बारे में और डीएनयूएलएम के साथ किस तरह का कन्वर्जेंस है और सीड कैपिटल से जुड़े स्पेशली एप्लीकेशंस किस तरह से सोर्स कर सकते हैं, और उसको पीएमएफएमई पोर्टल पे जो एनओएलएम-एमआईएस के से संबंध है वो किस तरह से एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं, ये आपने समझा। अब मुझे आशा है कि ये स्लाइड और इस सेशन के बाद आपको वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और साथ ही साथ मैंने आपको जो है जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो सोर्स है, वेब लिंक्स हैं, वो भी शेयर किए हैं, जो कि आप जाकर वहां से कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबसे यही आशा कर सकता हूं कि आप जो है इस सेशन के बाद अपने फील्ड में वैसे सारे अर्बन एसएचजी को और उनके मेंबर्स को चिन्हित करेंगे जो कि फूड प्रोसेसिंग में जुड़े हुए हैं, और उनको जो है उनका ओरिएंटेशन करके उन्हें जो इनकरेज करेंगे कि वो इस पीएमएफएमई स्कीम के अंदर जो सीड कैपिटल का जो प्रावधान है उसका लाभ लेंगे, और साथ साथ जैसे जैसे स्कीम आगे बढ़ेगी तो हम अन्य जो प्रावधान है इस स्कीम का उसके तहत भी उनको लाभ
लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो अब आपसे यही अपेक्षा है कि आप ज्यादा से ज्यादा फील्ड एसएचजीज को अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को जो कि फूड प्रोसेसिंग में है वो उनको लाभ दिलाएं। थैंक यू सो मच।